हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हम सब ने पढ़ा था कि कोई बिंदु आवेश है और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कितना होगी, इस बात को हम सब डिफाइन कर लिए थे। आज हम सबको पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। देखो, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, बात समझो। जैसे मैंने कहा कि कोई आवेश है तो आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जो भी काल्पनिक रेखा को खींचते हैं, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जो भी काल्पनिक रेखा को खींचते हैं उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम और डीप लेकर चलेंगे, परेशान मत हो, ठीक ना। जैसे मैंने कहा कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर मैंने कोई प्लस क्यू नॉट आवेश रखा है, तो ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर भगाएगा, ठीक ना, जिसे हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं, प्लस क्यू नॉट को। ये इतना चर्चा तो हो गई थी कल वाले वीडियो में। अब बात समझो, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। तो कहोगे उस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखा आप खींचते हो, जो काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं हम, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अगर मैंने इस प्लस क्यू आवेश को रखा और इससे मैंने कुछ मीटर की दूरी पर प्लस क्यू नॉट आवेश ले लिया, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर बल लगाएगा और वह बल वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा। और जब वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा तो ये दूर ऐसे जाएगा और जिस मार्ग पर ये गति करेगा उसी मार्ग को आप एक लाइन से ड्रॉ कर दो। वही लाइन, वही काल्पनिक लाइन, वही काल्पनिक रेखा, अर्थात काल्पनिक लाइन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही जो काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं या वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर यह धन परीक्षण आवेश गति करेगा अथवा चलेगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। ये वैद्युत बल रेखाओं को केवल और केवल हम इसलिए दर्शाते हैं ताकि ये बता सके कि किस पथ पर आवेश गति कर रहा है, किस पथ पर आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। बोलो, बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब चलो हम थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, बहुत आसान सी डिफिनेशन है, रेखाएं कहते हैं जिस पर एक धन परीक्षण आवेश गति करता है अथवा चलता है। नहीं, गति करता है, बस चलता है तो एक ही हो जाएगा, ठीक ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक या काल्पनिक रेखाएं हैं, रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं जिस पर एक धन परीक्षण आवेश गति करता है अथवा चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम सब देख लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक ना। पहला गुण क्या है, पहला गुण है कि अगर मैंने कोई अकेला धन आवेश लिया है, अगर मैंने कोई अकेला धन आवेश लिया है तो इसके वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, इसके वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इससे निकलकर अनंत की ओर जाएंगी। इस आवेश से निकलकर क्या होंगी, अनंत की ओर जाएंगी। बोलो, ये बात समझ में आई, नहीं समझे।
मैंने कहा कि ये जो अकेला धनावेश है, मतलब कोई एकल धनावेश हो और एकल धनावेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो भी वैद्युत बल रेखाओं को आप खींचोगे वो बल रेखाएं इस धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाएंगी। वे बल रेखाएं क्या होंगी? इस धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाएंगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? तो मतलब अगर कोई एक अकेला धन आवेश है तो उस धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो बल रेखाएं आप खींचोगे वो बल रेखाएं इस धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरा, अगर जैसे माइनस क्यू कोई आवेश यानी कोई ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से चलकर इस ऋण आवेश की ओर आती हैं। अनंत से चलकर क्या होती है? इस ऋण आवेश की ओर आती हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वैद्युत बल रेखाओं की ये दूसरी प्रॉपर्टी है। क्या? कि एकल धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, जबकि एकल ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश पर आती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, थोड़ा सा नोट कीजिए इसको, फिर मैं इसको इरेज करके आगे बताऊं। तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है भाई? तीसरी प्रॉपर्टी मिटाने में बड़ा दिक्कत लगती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं एक धन आवेश और एक ऋण आवेश दोनों को संयुक्त रूप से रख दूं तो इनसे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। वो धन आवेश से निकलकर क्या होंगी? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। आई बात समझ में? धन आवेश से निकलकर क्या होती है? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब अगर हम एक धन आवेश और एक ऋण आवेश दोनों को परस्पर समीप रख दें तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक ना? तो आगे देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या है। चौथी प्रॉपर्टी है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास रहेंगी, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास रहेंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। और जहां पर वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर दूर रहेंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। अर्थात मैं इस पर एक क्वेश्चन लगवाता हूं। एक क्वेश्चन ऐसे आ गया था, नीट में पूछ लिया था कि बताओ, चित्र में ऐसे दिया था, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे करके था, इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। ये पॉइंट मैंने ए माना, ये पॉइंट मैंने बी माना, ये पॉइंट मैंने सी माना, और यहाँ पर तीव्रता ई ए थी, यहाँ पर तीव्रता ई बी थी, और यहाँ पर तीव्रता इसकी ए सी थी। आपको ऑप्शन दिया था कि बताओ किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो आपको लिखा था ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी इज़ ग्रेटर देन ई सी। दूसरा ऑप्शन था ई ए इज़ इक्वल ई बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। थर्ड ऑप्शन था ई ए इज इक्वल ई सी इज ग्रेटर देन ई बी। और फोर्थ ऑप्शन था ई ए इज इक्वल ई बी इज इक्वल ई सी। अब फिफ्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक ना? तो अब आप इसमें बताओ कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। तो अभी मैंने बताया क्या? अभी मैंने कहा कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास रहेंगी वहां पर तीव्रता ज़्यादा होगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर रहेंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कंडीशन दोनों समान है, जबकि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर है। अर्थात मैं कहूँ कि ई ए और ई सी ये दोनों बराबर हैं और बड़े भी हैं किससे? ई बी से। यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक ना। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता ई बी की तीव्रता से बड़ी तो जरूर है, लेकिन ई बी की तीव्रता ई सी की तीव्रता से बड़ी नहीं है, यानी कि ई बी इज ग्रेटर देन ई सी का ना, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्या कहा है, ई ए ई बी के बराबर, ई ए ई बी के बराबर है ही नहीं, ई ए ई बी के बराबर नहीं, क्यों, क्योंकि ई ए पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे के पास पास हैं, जबकि ई बी पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो यहाँ पर ई ए ई बी के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ई ए और ई बी यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं और ये वैद्युत बल रेखाएं लगभग एक दूसरे के बराबर हैं, तो कहोगे ई ए और ई सी एक दूसरे के बराबर है, और इन दोनों का मान ई बी के मान से बड़ा भी है, तो यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चौथा पांचवा चेक करने की जरूरत नहीं, चेक कर लो आप अगर चेक करना चाहते हो तो। ई ए ई बी ई सी, क्या ई ए ई बी ई सी क्या बराबर है, कहोगे सर बिल्कुल नहीं बराबर, यानी चौथा ऑप्शन गलत है। और पांचवा ऑप्शन तो नन ऑफ दिस वैसे गलत है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। बोलो बात समझे कि नहीं, तीसरा ऑप्शन जब हमारा करेक्ट है तो पांचवा तो हमको देखना ही नहीं है कि नन ऑफ दिस दिया क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जबकि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब 5वीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर काटेंगी तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ऐसे खींच सकोगे और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ऐसे खींच सकोगे, और इस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींच सक रहे हो। तो एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम सबको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल को क्या करते हैं, प्रदर्शित। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब ये वैद्युत बल रेखा मैंने खींचा, यानी कि अगर ये वैद्युत बल रेखा आपके ऐसे है और यहाँ पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूँ, तो यही स्पर्श रेखा बताएगी कि इस बिंदु पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा किधर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। उस स्पर्श रेखा पर, यानी जो स्पर्श रेखा होगी यही स्पर्श रेखा हमको क्या बताएगी, ये वैद्युत बल को प्रदर्शित करेगी। तो अब तुम सब बताओ कि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा ऐसे, तो किसी एक बिंदु पर 2 बल कैसे काम करेगा, या तो वो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि 2 वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर ये दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो एक बिंदु पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों काम करके उसको आगे नहीं ले जा सकता है, या तो उसको धक्का मार के आगे ही ले जाएगा या तो उसको कुछ नहीं करेगा वहीं पर छोड़ देगा, लेकिन उसको आगे और पीछे एक ही टाइम पर कैसे ले जा सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी एक बिंदु को या तो आप आगे ले जा सकते हो या तो आप पीछे ले जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँ कि तुम उसी टाइम पर आगे ले जाओ और पीछे ले जाओ। जैसे मैं कहूँ कि इस टाइम पर मैं आपकी क्लास में हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इस टाइम पर मेरे को कहा जाए कि भैया का तुम इसी टाइम पर अपने रिश्तेदार के यहाँ हो सकते हो क्या, मैं इस टाइम पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस टाइम पर अपने रिश्तेदार के यहाँ कैसे हो सकता हूँ, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बात समझे कि नहीं। या तो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा इस टाइम पर, या तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ ही रहूँगा, यानी कि अपने दोस्त यार के यहाँ ही रह सकता हूँ। यानी किस टाइम पर, यानी कि एक ही टाइम पर मैं 2 स्थान कैसे ले सकता हूँ, मैं एक इंसान हूँ ना कि मैं भगवान हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब या तो मैं आपको पढ़ाऊंगा या तो मैं अपने दोस्त के यहाँ रहूँगा, लेकिन मैं एक ही टाइम पर दोनों स्थान को नहीं ले सकता। बात समझे कि नहीं। उसी तरीके से एक बिंदु पर 2 वैद्युत बल
प्रदर्शित करना इम्पॉसिबल है। बात समझे कि नहीं। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों काम कर सकता है, तो मैं उनको बता रहा हूं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण जब दोनों काम कर सकता है तो या तो परिणामी आकर्षण होगा या तो परिणामी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन दोनों परिणामी आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं। या तो परिणामी आकर्षण होगा या तो परिणामी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन मैं कहूं कि एक ऐसा परिणामी निकाल कर लाओ कि वो आकर्षण भी हो वो प्रतिकर्षण भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात समझे कि नहीं। परिणामी किसे कहते हैं, परिणामी थोड़ा सा बात समझ लो, परिणामी किसे कहते हैं। जैसे एक आवेश है Q1 आवेश है, Q2, Q3, Q4, बहुत ढेर सारे आवेश मैंने रख दिया है। तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, और ये चारों आवेश परस्पर एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ये चारों आवेश परस्पर एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ठीक ना। तो अगर मैं किसी एक बल यानी किसी एक आवेश पर मैं बल निकालूं तो जो ये तीनों आवेश मिलकर इस अकेले आवेश पर बल लगाएंगे, वही जो अकेला बल होगा यानी जो वही अकेला यानी कि इस अकेले आवेश पर जो टोटल बल लगेगा उसी टोटल बल को हम परिणामी बल बोलते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, परिणामी कहते हैं। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और जो कि दो स्पर्श रेखाएं दो वैद्युत बल को प्रदर्शित करेंगी, जो कि बेटा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बोलो बात समझ में आई। कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बताओ। तो ये आपका हो गया, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गए। अब आप सबको पढ़ना है इसमें वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव देख लेते हैं हम सब कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। ये मिटाने में बड़ा समस्या होती है, मिटाने में बड़ी समस्या होती है भाई, क्या किया जाए। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, वैद्युत, वैद्युत का मतलब क्या होता है, मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर में देख कर आओ, मैंने बताया है कि वैद्युत का मतलब होता है आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। वो आवेश या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। वो आवेश या तो धन आवेश होगा या तो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। और आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धन होता है या तो क्या होता है, ऋण होता है। कौनो तीसरा आवेश नहीं निकल कर आता है, ठीक ना। गुड़ा उड़ा वाला आवेश नहीं होता है, नहीं सोचना गुड़े वाला आवेश होता है। तो या तो आवेश धन आवेश होगा या तो आवेश क्या होगा, ऋण आवेश होगा। अर्थात या तो पॉजिटिव यानी प्लस क्यू या तो माइनस क्यू, दो ही आवेश हो सकता है, ठीक ना। अब कहोगे द्विध्रुव, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। ध्रुव मतलब क्या होता है, सिरा, यानी कि ऐसे आवेश जिसके दो सिरों। आप कहोगे सिरे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने एक प्लस क्यू आवेश लिया, एक प्लस क्यू आवेश, या ठीक है, एक मैंने प्लस क्यू आवेश लिया, एक मैंने माइनस क्यू आवेश लिया, और इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से मैंने बहुत छोटी दूरी पर रख दिया। इन दोनों आवेशों को मैंने क्या किया, एक बहुत छोटी दूरी पर रख दिया, और उस छोटी दूरी को मैं मान लेता हूं 2l। क्यों मानूंगा 2l, क्या रीजन है। आप d मान सकते हो, मत मानो 2l, आप d मान सकते हो, r मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, दूरी ही तो मानना है, ठीक ना। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ q कूलाम और ये q कूलाम, ये दोनों बराबर है। q कूलाम और q कूलाम ये दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, यानी कि ये परिमाण है। ये क्या है, ये परिमाण है, और ये क्या है, चिन्ह है। ये क्या है भाई, चिन्ह है। इसका मतलब ये परिमाण में दोनों तो बराबर हैं, परिमाण में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन चिन्ह में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, अगर हम दो आवेश ले ले जो एक दूसरे के परिमाण में बराबर हो, यानी कि एक दूसरे अपने आप परिमाण में क्या हो, बराबर हो, और उनके चिन्ह विपरीत हों, और उन दोनों को उठाकर मैं बहुत छोटी दूरी पर रख दूं, उन दोनों को उठाकर मैं बहुत छोटी दूरी पर रख दूं, तो ये जो निकाय बनेगा, जो ये हमारा ग्रुप बनेगा, इस निकाय या ग्रुप को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। बात समझे, नहीं समझ में आई। तो अगर परिमाण में दो आवेश समान हैं और उनके चिन्ह विपरीत हैं, और उन दोनों को उठाकर मैं बहुत छोटी दूरी पर रख दूं, तो उनसे जो निकाय बनता है उस निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
बात समझे कि नहीं? तो इसकी परिभाषा क्या है कि समान परिमाण परंतु विपरीत चिन्ह वाले दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? थोड़ा सा अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर कि फास्ट पढ़ा रहे हो कि स्लो पढ़ा रहे हो। थोड़ा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सर फास्ट पढ़ा रहे हो कि स्लो पढ़ा रहे हो। तो थोड़ा सा एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उतना गहराई तक जाने वाली नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस भी ध्यान देना है, ठीक ना। तो देखिए समान परिमाण, अभी मैंने कहा एकदम सिंपल सी बात है। जैसे मैं मान लो एक आवेश, ये कहाँ जा रहे हो यार तुम, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं। भाई वैसे ये तो परिमाण में बराबर नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ, मानने में क्या जाता है। तो दोनों ये परिमाण में, अगर मैं मान लूँ कि दोनों परिमाण में बराबर हैं, इस पर प्लस हो इस पर माइनस हो, और इन दोनों को मैं बहुत छोटी दूरी पर रख दूँ, तो ये जो निकाय बनेगा, निकाय मतलब होता है समूह। समूह मतलब जहाँ दो चार लोग मिल जाए उसे समूह बोलते हैं। कहते हैं ग्रुप बनाकर बैठे हो सब लोग, तो उसे क्या कहेंगे? समूह बोलेंगे। तो अगर दो आवेश ले लो और दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं, लेकिन वो चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत हों, और वो चिन्ह में क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हों, तो यहाँ पर ये जो निकाय बनेगा, इन दोनों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनेगा, इस निकाय को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। आई बात समझ में? मैंने इसमें डिफिनेशन भी लिख दिया है, आप उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके आगे पढ़ाऊँ। हो गया? चल अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारी जो हेडिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? यह हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। तो P बराबर हमारा होता है, ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश ले लो, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर मैंने -q कूलाम लिखा है, इधर मैंने +q कूलाम लिखा है, और दोनों के बीच की दूरी मैंने d मानकर रखा है। तो ये आप जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड ही -q रखो, प्लस साइड ही आप +q रखो, आप इसको +q और -q ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। नहीं तो सोचना गुरुजी कहाँ कैसे लिखे हैं, हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ये भी वैद्युत द्विध्रुव, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं काटेगा। बात समझ में आई कि नहीं? आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारा हो गया D। कोई दिक्कत? आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश दो मैंने रखा है, उन दोनों आवेश का मैं परिमाण केवल ले लूँ। क्या ले लूँ? केवल परिमाण ले लूँ। तो कहोगे परिमाण लोगे तो Q ही आएगा, माइनस प्लस तो लेना नहीं है, तो परिमाण लोगे तो Q आएगा। और इनके बीच की दूरी आपने क्या माना है? इनके बीच की दूरी आपने D माना है। तो दोनों के गुणनफल को ही क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की जो दूरी है, उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? आवेश का मात्रक कूलाम, और यहाँ पर जो दूरी है, दूरी का मात्रक तो मीटर होता है। तो आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हाइपन मीटर। और ये कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है, ठीक ना। इसका बीमी सूत्र कहोगे आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है? AT होता है, और लंबाई का L हो जाएगा, तो कहोगे LAT। क्या हो जाएगा? इसका बीमी सूत्र हो जाएगा LAT हो जाएगा, ठीक ना। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, तो सदिश रूप में वेक्टर P बराबर हो जाएगा Q वेक्टर D। वैसे मैं रियलिटी में बताऊं तो यहाँ पर जो ये दूरी है, ये दूरी नहीं है, ये विस्थापन है।
बात समझना, ये दूरी नहीं है ये, बल्कि एक विस्थापन है। यानी कि एक बिंदु और दो बिंदु के बीच की ये नियत दूरी है। और ध्यान से समझना, जब डिस्टेंस में कंडीशन बोल दे, जब डिस्टेंस में आपको कंडीशन कह दे या किसी भी राशि में आपको कंडीशन दे दे, तो समझ लेना वो सदिश की बात हो रही है। किसी भी राशि में अगर आपको कंडीशन देकर रखा है, जैसे मैं कहूं कि मैं 10 किलोमीटर जाता हूं और मैं कहूं कि 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता हूं, तो थोड़ा सा बात समझना, यहां पर कंडीशन देकर रखा है कि 10 किलोमीटर तुम जा रहे हो लेकिन तुम पूर्व की दिशा में जा रहे हो। बात समझे कि नहीं? तुम 10 किलोमीटर जा तो रहे हो लेकिन तुम 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जा रहे हो। बात समझ आ रही कि नहीं? तुम 10 किलोमीटर जा रहे हो और तुम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहे हो। 10 किलोमीटर जा रहे हो, यहां पर कोई कंडीशन नहीं, तुम बहे तो चाहे जिधर मन के उधर जाओ यार, कौन रोका तुमको, कौन मना किया? चाहे तुम पूरब जाओ, चाहे तुम पश्चिम जाओ, चाहे तुम उत्तर जाओ, चाहे तुम दक्षिण जाओ, चाहे जिधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चल रहे हो, इसका मतलब कंडीशन है कि तुम पूर्व की दिशा में ही 10 किलोमीटर चल रहे हो। बात समझे कि नहीं? यहां पर जब डिस्टेंस में कंडीशन आ जाए तो समझ लेना वहां पर वो विस्थापन की बात हो रही है, अर्थात सदिश की बात हो रही है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, याद करो, यहां पर मैंने लिखा है कि एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कि दूरी बहुत छोटी होनी चाहिए, और यहां पर यह अल्प दूरी ही कंडीशन है। इसलिए यहां पर इसके ऊपर, यानी कि दूरी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, और दूरी के ऊपर एरो का चिन्ह लग गया तो वो समझ लेना वो विस्थापन को बता रहा है। किसको बता रहा है? विस्थापन को बता रहा है, क्योंकि दूरी तो अदिश राशि है ना यार। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्लास 11 में पढ़कर आए हो सब लोग, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। आप क्लास 12th अगर बिल्ड अच्छे से करना चाहते हो तो 11th आपको तैयार रहना चाहिए। अगर 11th आपका तैयार नहीं तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ 50% आपके ऊपर से जाएगा ऐसे, ठीक ना। आप रट कर उसको प्रिपेयर तो कर सकते हो, लेकिन यार हम ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब रखें जिसको हम रट कर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़ो। अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मत आओ। मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि आप बिल्कुल मत आओ, मत देखो, आपका टाइम लॉस होगा। आप जाओ 2-4 ठोर थ्योरी रटो, आपका हो सकता है कल्याण हो जाए, फंस जाए तो ना। अगर आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हो तब आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं हर एक छोटी से छोटी बात बताकर पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, ठीक ना। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, ठीक ना। उसके पहले मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए तो यार मत पढ़ो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप मत पढ़ो, ठीक ना, कि मुझे यार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इस कुछ टीचर होते हैं, टोका मार लो, इस पर टिक मार लो, यही आएगा आपकी बार बोर्ड एग्जाम में, चलो भैया टिक लगा लिए। अरे यार आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर करोगे क्या? रट लिए, रट कर आप अच्छे मार्क्स ला दिए, उससे आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज बन जाएगा, बना लो तुम परसेंटेज। 100 में तुम, मैं कहता हूँ 95% ला लो। आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़े, एग्जाम में आ गया, आप लिख दिया, आपको नंबर मिल गया। लेकिन सोचो अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताओ यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है उनके बीच की जो डिस्टेंस मानते हैं वो कौन सी राशि है, तो आप तो कहोगे यार हम तो पढ़े अल्प दूरी पढ़े हैं, और हमारे गुरुजी का 11 बताते बिटवा दूरी अदिश राशि है, कर दिए सत्यानाश ना। यहाँ पर दूरी अदिश नहीं है भैया, है दूरी, लेकिन यहाँ पर दूरी में कंडीशन है कि अल्प दूरी है, इसलिए विस्थापन है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर इसको सदिश माना गया। और इसकी दिशा ध्यान समझना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछता है कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस दिशा, यानी कि किस आवेश से किस आवेश की ओर होती है, ठीक ना। तो आप ध्यान देना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव -q आवेश से +q आवेश की ओर होती, ठीक है। -q आवेश से +q आवेश की ओर होती। कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ भैया, आई बात समझ में? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश ले लो, उसका परिमाण ले लो,
उनके बीच की जो अल्प दूरी है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसे P से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक कूलम हाइपर मीटर होता है, सदिश राशि है, और इसका बीमी सूत्र LAT होता है, और इसकी जो दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव -q आवेश से +q आवेश की ओर, अर्थात इस तरीके से होगी। ये आपका हो जाएगा वेक्टर P हो जाएगा, यानी कि -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी। बोलो इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक ना? तो बेटा इतना बढ़िया से आप प्रिपेयर करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अच्छी और निरक्षी स्थिति दो कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं प्रूव करवाऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें कि मतलब कोई अच्छी या निरक्षी को छोड़कर कोई अलग कंडीशन दी गई हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना प्रिपेयर कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे। ठीक ना बेटा? ओके बाय।